तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज भारत का भूगोल। और इस भारत के भूगोल के अंतर्गत अपन स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। और इस भारत के भूगोल के अंतर्गत आज अपन जो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक पढ़ेंगे भारत की स्थिति, विस्तार व सीमा। भारत की स्थिति, विस्तार व सीमा, ये टॉपिक आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत। तो अपन ने कहा पृथ्वी है, पृथ्वी पर किसी, जैसे अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ा था, राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अपन ने राजस्थान का सामान्य परिचय, स्थिति वगैरह देखा था कि नहीं देखा था। तो उसके अंतर्गत अपन ने कहा किसी भी स्थान है उस स्थान की स्थिति का निर्धारण करना है। और उस स्थान की स्थिति का निर्धारण कितने तरीकों से किया जा सकता है? दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो क्या होता है उसकी खगोलीय स्थिति, और खगोलीय स्थिति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ग्लोब के आधार पर किया जाता है। इसीलिए खगोलीय स्थिति को क्या बोलते हैं? ग्लोबीय स्थिति के नाम से जाना जाता है। और दूसरी है भौगोलिक स्थिति है। और उसके बाद में अपने का जो खगोलीय स्थिति है और खगोलीय स्थिति या ग्लोबीय स्थिति, इसका निर्धारण कितने प्रकार से किया जा सकता है? दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो अक्षांश की दृष्टि से और दूसरा कौन सा है? देशांतर की दृष्टि से। तो जो पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर किसी स्थान, क्या है? पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति, किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण, स्थिति का जो निर्धारण होता है वह निर्धारण दो तरीकों से होता है। कितने तरीकों से होता है? दो तरीकों से होता है। एक तो इसकी होती है खगोलीय स्थिति। कौन सी? खगोलीय स्थिति। और दूसरी स्थिति कौन सी होती है? भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण दो तरीकों से होता है, एक खगोलीय स्थिति और दूसरी है भौगोलिक स्थिति। और जो खगोलीय स्थिति है, इस खगोलीय स्थिति का निर्धारण है किसके आधार पर किया जाता है? ग्लोब के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? ग्लोब के आधार पर किया जाता है। इसीलिए खगोलीय स्थिति है, इस खगोलीय स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? ग्लोबीय स्थिति। क्या? ग्लोबीय स्थिति। और अपन ने कहा ग्लोबीय स्थिति है, ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण कितने तरीकों से किया जा सकता है? दो तरीकों से। एक तो क्या होता है उसका अक्षांश है, और जो दूसरा है वो क्या है? देशांतर है। क्या है? देशांतर है। तो ग्लोब या ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण अक्षांश व देशांतर के आधार पर किया जाता है। तो अपन ने अक्षांश और देशांतर रेखा अच्छे से पढ़ रखी है। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश, दो समान अक्षांशों को जोड़ने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? दो समान अक्षांशों को या दो समान अक्षांश बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। और उसके बाद में पूछा अक्षांश किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र है, उस पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान के मध्य की जो कोणात्मक दूरी होती है वह कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। और उसके बाद में अपने अक्ष के बारे में भी पढ़ा था। अक्ष क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। तथा इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। उसे किस नाम से जाना जाता है? अक्ष के नाम से जाना जाता है। यह अपन ने बहुत डिटेल से पढ़ा है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी तब। और उसके बाद में अपने कहा जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच का गैप कितना होता है? अक्षांश रेखाओं के बीच का गैप कितना होता है? 111.13 किलोमीटर होता है। और जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच का गैप होता है, क्षेत्र होता है, उस गैप या क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं के आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे ही अपन 0 डिग्री अक्षांश है, उस 0 डिग्री अक्षांश यानी इसे बोला जाता है विषुवत रेखा, इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं?
विषुवत रेखा, विषु का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती है, 90 डिग्री के कोण पर पड़ती है, समकोण पर पड़ती है। इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि भू का अर्थ होता है पृथ्वी, मध्य का मतलब क्या होता है? बीचों बीच, यानी पृथ्वी के बीच से, यानी पृथ्वी के मध्य भाग से होकर जाती है। इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब जितने भी जो अक्षांश रेखाएं हैं या अक्षांश हैं, उन अक्षांश व अक्षांश रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य अक्षांश है वो कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश है। और यह 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा करती है। और उसके बाद में जैसे ही अपन 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है उससे जैसे ही उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वह घटेगी या बढ़ेगी? लंबाई क्या होगी? घटेगी। लेकिन जैसे ही अपन 0 डिग्री अक्षांश से लेकर वापस कहाँ? उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप है वह बढ़ेगा या घटेगा? गैप क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन लंबाई क्या होगी? घटेगी। और उसी तरह से जैसे ही अपन को जैसे ध्रुव से वापस कहाँ आना है? 0 डिग्री अक्षांश की ओर जाना है तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो लंबाई तो क्या है? बढ़ती है। लेकिन इन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप है वह हमेशा क्या है? घटता जाएगा। तो यह ध्यान रखना है। यानी ध्रुव की ओर जाने पर कैसी स्थिति होती है, वापस ध्रुव से 0 डिग्री अक्षांश की ओर आने पर कैसी स्थिति होती है। और उसके बाद में अपन ने यह भी पढ़ा तो उत्तरी गोलार्ध है। इस उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90 है। कितनी है? 90 है। और उसके बाद में उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90। 90 90 कितने हो गए? 180। और उसके बाद में 0 डिग्री अक्षांश, तो टोटल कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181 हो गई। लेकिन आपको पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो 179 हो जाएगी। 2 माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वह रेखा के रूप में नहीं है, वह बिंदु के रूप में है। इसीलिए बिंदु को अपन रेखा नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जो 2 है उसको माइनस कर दिया है कुल अक्षांशों में से, तो पीछे रह जाएगी अक्षांश रेखाएं। तो कुल अक्षांशों की संख्या तो 181 है, जबकि कुल जो अक्षांश रेखा है उसकी संख्या कितनी है? 179 है। यह पढ़ा। और उसके बाद अपन ने यह पढ़ा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो भारत से होकर जाती है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से बोला जाता है मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में अपने यह भी पढ़ा है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, उस पर सूर्य कितनी बार वर्ष में मतलब बिल्कुल लंबवत चमकता है? 2 बार। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को यानी वर्ष में सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं भूमध्य रेखा के ऊपर, यानी सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर है, उस समय पृथ्वी पर दिन रात की समयावधि में अंतर होता है या अंतर नहीं होता है? यानी अंतर नहीं होता है। यानी पृथ्वी पर यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, तब संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण ग्लोब पर दिन रात की जो समयावधि होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। अब 21 जून है, 21 जून के दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में, यानी अपन कह सकते हैं कर्क रेखा पर स्थित होता है। तब उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी? शीत ऋतु हो जाएगी। अब सूर्य जब 21 जून को कर्क रेखा पर है तो उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होगी या दिन बड़े होंगे? दिन बड़े होंगे और रातें क्या होगी? छोटी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में रातें क्या होगी? बड़ी होगी और दिन क्या होंगे? छोटे होंगे। अब जैसे ही सूर्य वापस दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिणायन की ओर आ गए, अब सूर्य मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है? 22 दिसंबर को, यानी सूर्य दक्षिणायन में होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अब दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को कौन सी ऋतु होगी? 22 दिसंबर के आसपास कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। अब बताइए उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी? शीत ऋतु हो जाएगी। अब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे या रातें बड़ी होगी?
रातें बड़ी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो दिन बड़ी होंगे या रातें छोटी होगी? हाँ, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थिति अपने एक एक करके अपने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, उसके संदर्भ में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी का मध्य से होकर जाने वाली जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इस 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को आपस में क्या करती हैं? जोड़ने का कार्य करती हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है? देशांतर के नाम से जाना जाता है। और अपन ने यह भी पढ़ा है जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है वह कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं। और उसके बाद में अपन ने यह पढ़ा था जो कुल देशांतर है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। और जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी के मध्य से होकर जाती है। ये मुख्य देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में यानी 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। 0 डिग्री देशांतर, इसके पश्चिम वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है, पूर्व वाला भाग क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और उसके बाद में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, याम्योत्तर का अर्थ क्या होता है? समय, यानी मुख्य समय गणना रेखा है। इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम पढ़ा था अपन ने, ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा है। तो इसका नाम ग्रीनविच रेखा क्यों पड़ा? क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश या प्रधान याम्योत्तर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में अपन ने जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछे, क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो 180 डिग्री देशांतर है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। लेकिन विश्व में जो समय की गणना है वो कहाँ से शुरू मानी जाती है? 0 डिग्री देशांतर से मानी जाती है। यानी देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण और अक्षांश के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। और उसके बाद में अपने यह पढ़ा था जो 2 देशांतर रेखाएं होती हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच का जो गैप होता है, क्षेत्र होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? गोर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में अपने यह कहा जो देशांतर रेखाएं हैं वो समानांतर रेखाएं नहीं होती, जबकि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर रेखाएं होती हैं। यानी क्योंकि जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु ध्रुवों से निकलती हैं और ध्रुवों पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो 2 देशांतर रेखाएं हैं, उन 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो सर्वाधिक गैप होता है वो कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होता है। वह सर्वाधिक गैप कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाना है चाहे दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच का गैप है वह लगातार क्या है? घटता जाता है। और ध्रुवों पर इसके मध्य गैप कितना हो जाता है? 0 किलोमीटर हो जाता है। तो इसका मध्य जो सर्वाधिक गैप होता है 111.32 किलोमीटर, ध्रुवों के समय पर न्यूनतम होता है 0 किलोमीटर। इसीलिए देशांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं नहीं है, जबकि अक्षांश रेखा एक समानांतर रेखाएं हैं। और उसके बाद में जो प्रत्येक देशांतर रेखा है एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, जबकि अक्षांश रेखाएं हमेशा क्या है? एक वृत्त का निर्माण करती है, सर्कल का निर्माण करती है। तो ये अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब अपन देखेंगे भारत का क्या अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भारत का कौन सा अक्षांशीय विस्तार है, उस अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं।
यह है भारत। और भारत का अब देख रहे हैं अपन अक्षांशीय विस्तार। यहाँ पर एक द्वीप है भारत का, उस द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप। यहाँ कहाँ आएगा? यहाँ पर कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब उसके बाद में यहाँ से जो एक अक्षांश जाता है, इस अक्षांश का नाम है 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा? यह 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश है, यह पृथ्वी को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और इसके दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब आपको से अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, वो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है उसको देखते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, वो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। कहाँ से होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, क्या है? यह दक्षिणी द्वीप है। इस दक्षिणी द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार है। इसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, इस दक्षिणी द्वीप का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप है। और इस ग्रेट निकोबार द्वीप का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, क्या है? ग्रेट निकोबार है। इस ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। इस दक्षिणी पॉइंट का नाम क्या है? इस दक्षिणी पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट को ही और किस नाम से जाना जाता है? इस इंदिरा पॉइंट को ही कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये इंदिरा पॉइंट है, इस इंदिरा पॉइंट के और कौन कौन से नाम है? तो इसे बोला जाता है पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं ला हिंसिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? ला हिंसिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? ला हिंसिंग पॉइंट है। अब आपको से भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, वह अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, उस दक्षिणी द्वीप का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार है। और इस ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम स्थान है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, इसे बोला जाता है पिगमेलियन पॉइंट, ला हिंसिंग पॉइंट। और इसका एक और नाम है, उसका नाम है पार्सन पॉइंट। क्या है? पार्सन पॉइंट है। उस पार्सन पॉइंट से भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। और ये अक्षांशीय विस्तार कौन से अक्षांश से शुरू होता है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका नाम क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप इंदिरा नहीं ग्रेट निकोबार, इस ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ला हिंसिंग पॉइंट या पार्सन पॉइंट से शुरू होता है। ये तो भारत का जो संपूर्ण भूमि है, इस संपूर्ण भूमि का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। यानी यह भारत की क्या है? मुख्य भूमि। और यह भारत की मुख्य भूमि से अलग भूभाग है, जिसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह तो भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार हो गया। लेकिन अब आप पूछे भारत का जो ये मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? तो इसको देखते हैं। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है तमिलनाडु राज्य से। कौन से राज्य से होता है? तमिलनाडु राज्य से होता है। तमिलनाडु राज्य कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। और तमिलनाडु राज्य का में स्थित कन्याकुमारी स्थान, कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी स्थान है। कन्याकुमारी स्थान है। और इस कन्याकुमारी स्थान है, और इस कन्याकुमारी में भी एक छोटा सा स्थान है,
और उस स्थान का नाम है कैप कैमेरोन। क्या है? कैप कैमेरोन है। और इस कैप कैमेरोन से भारत का कौन सा मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है? और इस मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वह कौन से अक्षांश से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आपसे भारत की मुख्य भूमि है, उस मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमेरोन से भारत का क्या है? मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। अब आपसे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कहाँ पर समाप्त होता है? यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पर भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? समाप्त हो जाता है। और शुरू कहाँ से होता है? 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि, और संपूर्ण भूमि की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ कहाँ पर समाप्त होता है? ये कहाँ पर समाप्त होता है? यहाँ पर जो स्थान है उस स्थान का नाम क्या है? इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल। तो जो इंदिरा बिंदु है या इंदिरा पॉइंट है वह तो कहाँ है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट बोलो या इंदिरा बिंदु बोलो एक ही है। और भारत का सबसे जो उत्तरतम स्थान है वह कौन सा है? इंदिरा कौल। कौल का मतलब क्या होता है? दर्रा होता है। क्या होता है? दर्रा होता है। यानी दर्रे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौल कहते हैं। तो इंदिरा दर्रा है या कौल है, यह भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। और यह कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? लेह लद्दाख में पड़ता है। कौन से? लेह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो यह भारत का क्या हो गया? संपूर्ण कौन सा विस्तार हो गया है? अक्षांशीय विस्तार हो गया है। अब बताइए, भारत की मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि से एक अक्षांश रेखा जाती है। इस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा है। यह भारत की मुख्य भूमि है। इस मुख्य भूमि से एक अक्षांश जाता है। इस अक्षांश का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। यह पढ़ा था। एक तो कौन सा राज्य है? गुजरात है। और उसके बाद में कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और उसके बाद में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य है। उसके बाद में है झारखंड राज्य है। और उसके बाद में कौन सा है? पश्चिम बंगाल राज्य है। और उसके बाद में कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। और उसके बाद में कौन सा राज्य है? मिजोरम राज्य है। तो जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और यह कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर जाती है। कहाँ से जाती है? मध्य भाग से। और अपन ने पढ़ा था राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर जाती है, लेकिन भारत के मध्य भाग से होकर जाती है। और अपन ने यह पढ़ा था जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है? जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, यह भारत के मध्य से होकर जाती है। और यह भारत को जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांटती है। तो जलवायु के आधार पर भारत को 2 भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है वह अक्षांश रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जलवायु की दृष्टि से भारत को 2 भागों में बांटती है। जो यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में जो जलवायु पाई जाती है वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण। कैसी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इसके दक्षिण वाले भाग में यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु? उष्ण। तो भारत को जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। इसके उत्तर में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इसके दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये हो गया भारत का कौन सा विस्तार हो गया है? अक्षांशीय विस्तार है। और अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यह जो मुख्य अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। अब बताइए, कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई क्या है? इस कर्क रेखा की जो न्यूनतम लंबाई है वो किस राज्य में है?
राजस्थान में, यह अपन ने पहले पढ़ रखा है, राजस्थान। और राजस्थान में कितने किलोमीटर है? राजस्थान में 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। और उसके बाद में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो सर्वाधिक लंबाई है, क्या है? सर्वाधिक जो लंबाई है, वह सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, यह ध्यान रखना। यह भारत का हो गया कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार। और उसके बाद में